चलो भाई चलते हैं अभी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के पास वो देखो सामने दिख रहा है, क्या व्यू आ रहा है, कितना बड़ा है। 18 मिनट दिखा रहा है 1 किलोमीटर के लिए। नील कुमार सर है हमारे साथ, तो हमारे गाइड आज हमको ये घुमाएंगे चित्तौड़गढ़ का ये किला। 300 साल तक यहाँ मौर्य डायनेस्टी ने राज किया था। उसके बाद गुजरात के बप्पा रावल जो है यहाँ से जाती थी और आती थी, पर जौहर करने के लिए जब जाती थी खुले में ही जाती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जब उनकी शादी की उम्र होती है जौहर स्थल जहाँ पे जौहर लिए गए थे 3 बार। चरे झरना पड़े नरभय नाथ की ठोर, बरसों बरस तक कोई तपस्या करे जब आवे गढ़ चित्तौड़। कुछ गलत जो बातें हमारे दिमाग में थी वो भी निकाल दी हैं। क्यों भैया? सही बात है ना, वो निकलनी जरूरी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे सारे, आई होप कि बढ़िया हो गए। सो दिस इज़ डे 3 इन जयपुर और आज हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम हवा महल जयपुर हमने एक्सप्लोर किया था, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर और थोड़ा स्ट्रीट जो वहाँ पे शॉपिंग बाज़ार देखा था, थोड़ा शॉपिंग वगैरह की थी। और आज जा रहे हैं हम चित्तौड़गढ़। सो अभी हो गए हम रेडी, अपनी पैकिंग वैकिंग हो गई है, निकलने वाले हैं अभी। तो चलते हैं नीचे गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। तो यहाँ था हमारा स्टे, अब चलते हैं। तेरा किधर या एक्सपीरियंस ऐसे होटल? ठीक ठाक था। बड़ी ठीक ठाक था। जल्दबाजी में हमको ये होटल करवाना पड़ा, पहले ऑनलाइन नहीं कराया हुआ था इसलिए प्रॉब्लम हो गई। फर्स्ट डे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, सेकंड डे थोड़ा ठीक था रूम। चलो भाई चलते हैं अभी चित्तौड़गढ़। तो भाई हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के पास। वो देखो सामने दिख रहा है, क्या व्यू आ रहा है, कितना बड़ा है। वो देखो वहां से शुरू, इधर पूरा, ये देखो इधर नदी एक, बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। ऊपर से तो सारा शहर दिखता होगा मस्त। सो चलो भाई चलते हैं। 6 बजे क्लोज हो जाती है एंट्री, अभी बज गए 3:30, 3:15, 3:30 ही हो जाएंगे जाते जाते। तो चलो भाई चले ऊपर। फोर्ट की एंट्री यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है, पर इतना लंबा जाम लगा हुआ है। ये देखो 18 मिनट दिखा रहा है 1 किलोमीटर के लिए। मतलब सारे फोर्ट वाले हैं और ख़तरनाक जाम लगा के खड़े हुए हैं। तो वेट करते हैं, जैसे खुलता है चलते हैं आगे। सो भाई हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ के किले में और ये पहला पॉइंट है यहाँ का। वहाँ से ली है टिकट 40 रुपये की और गाड़ी अंदर लेके जाने की भी 40 रुपये, सारी पार्किंग में लग जाएगी। और ये देखो व्यू, सारा चित्तौड़गढ़ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो अंदर है ना, अंदर लोग रहते भी हैं, गांव है पूरा अंदर। वन ऑफ दी लिविंग फोर्ट्स में से है, बढ़िया अंदर घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। 5-6 हज़ार के आसपास लोग यहाँ पे रह रहे हैं और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पहली एंट्री, अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रैफिक था और गाड़ियाँ एक के पीछे एक। अभी आगे चलते हैं कहीं, अभी 6 बजे तो बंद हो जाएगा। सो उसके पहले जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ चलते हैं। तो फर्स्ट व्यू पॉइंट पे हम होके निकल लिए हैं, अब चलते हैं सेकंड पे। रास्ते में जो दिखता जाएगा वहाँ रुक जाएंगे। ये एक दिख रहा है,
सो भाई हम आ गए हैं अभी सेकंड पॉइंट पे चित्तौड़गढ़ के, और यहाँ पे आओगे तो गाइड लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्या पता कौन सा किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन सा किला है ना। तो हम बात करते भैया, आपका नाम? अनिल कुमार अनिल कुमार सर है हमारे साथ। तो हमारे गाइड आज हमको ये घुमाएंगे चित्तौड़गढ़ का ये किला। तो भैया स्टार्ट करो इससे इसको लगा दें। हाँ जी। देखिए सर मैम, ये जो फोर्ट आप लोग विजिट करने आए हैं, ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा फोर्ट है, लिविंग फोर्ट है। इसी फोर्ट के अंदर भी लगभग 5 से 7 हज़ार की पॉपुलेशन रहती है। ज़मीन लेवल से 580 फीट इसका हाइट है। जो आप चढ़ के आए ना, समुद्र लेवल से 1850, 13 किलोमीटर इसका डिफेंस वाल है, 2.5 किलोमीटर इसका विड्थ है। टोटल 700 एकड़ में फैला हुआ 580 फीट के ऊपर एक फ्लैट पठार है, जो पूरे फोर्ट के रूप में काउंट होता है। इस फोर्ट की स्थापना की थी 5th सेंचुरी में, 1500 साल पहले चित्रांगदा मौर्य ने, इसलिए इसका नाम चित्तौड़गढ़ है। 5th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी एंड तक 300 साल तक यह मौर्य डायनेस्टी ने राज किया था। उसके बाद गुजरात के बप्पा रावल, जो अहमदाबाद के पास में ईडर घराना है, वो यहाँ के सेनापति हुआ करते थे। उन्होंने मौर्य डायनेस्टी के आखिरी शासक थे मान मौर्य, उनको हरा के ये फोर्ट कैप्चर कर लिया था। फिर 1565 तक ये मेवाड़ स्टेट की कैपिटल रहा था। बाद में जब पानी की कमी होने लग गई, ऐसी स्थिति में उदय सिंह जी, जो महाराणा प्रताप जी के पिताजी थे, उसने यहाँ की राजधानी चेंज करके चित्तौड़गढ़ से उदयपुर सेटल कर दी, इसलिए उसका नाम उदयपुर है। लास्ट अटैक यहाँ किया था अकबर ने 1568 के अंदर, उसने इसको पूरा डैमेज कर दिया। ये पूरा रूविंग्स फोर्ट है, खंडर फोर्ट है। यहाँ देखने का कम है, सुनने और समझने का ज़्यादा है। उस समय अपना देश गुलाम था, देश आज़ाद हुआ। 1952 के अंदर ASI डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। वो इन सब मोनूमेंट का देख रेख कर रहे हैं। अभी इसको यूनेस्को वालों ने हायर करके रखा हुआ, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर है। इंडिया के अंदर 32 ऐसे चिन्हित स्थान हैं जिनको विश्व धरोहर के रूप में माना जाता है, उसमें चित्तौड़गढ़ का भी नाम आता है। 9वीं शताब्दी से लेकर 1565 तक का जो इतिहास है, बहुत गौरवान्वित इतिहास है। चित्तौड़गढ़ को शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के नाम से जाना जाता है। शक्ति, महाराणा सांगा जी का नाम सुना होगा आपने, जिनके बचपन से एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, शरीर में 80 जगह घाव लगे हुए थे, युद्ध करने जाते थे और सबसे आगे वो रहते थे। भक्ति मीराबाई ने की थी, संत मीराबाई की भी शादी यहीं हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट अपना मीरा मंदिर रहेगा, जहाँ मीराबाई को जहर दिया था, जो अमृत हो जाता है। यस, वो यहीं का है इवेंट्स, तो आगे अपन क्लियर करेंगे। बलिदान पन्नाधाय ने दिया था अपने बेटे चंदन का, उदय सिंह जी को बचाने के लिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है, जहाँ एक सेविका ने अपने स्वामी के बेटे को बचाने के लिए खुद के बेटे का बलिदान दे दिया था। पन्नाधाय नहीं होती तो उदय सिंह जी नहीं होते, और उदय सिंह जी नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। इसी फोर्ट के अंदर 3 बड़े बड़े जौहर हुए थे। जौहर में आप लोग समझते होंगे। फर्स्ट जौहर यहाँ किया था 1303 के अंदर रानी पद्मिनी जी ने। उस समय का सबसे बड़ा जौहर था। उसमें 16,000 स्त्रियों ने एक साथ आग में कूद के अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी पद्मावत, देखिए आप लोगों ने, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। सेकंड जौहर यहाँ किया था 1535 के अंदर कर्णावती जी ने, महाराणा प्रताप जी की ग्रैंड मदर थी। उस समय इस किले के अंदर 13,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। लास्ट जौहर यहाँ हुआ था 1568 के अंदर। इसकी राजधानी चेंज करने के बाद अकबर ने यहाँ धोखे से हमला कर दिया था। उस समय इस किले के अंदर 7,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। उस समय इस मेवाड़ स्टेट का जो क्षेत्रफल होता था एरिया, इधर दिल्ली के पास में खानवा, बयाना, मध्य प्रदेश के अंदर मांडू फोर्ट और आधा गुजरात, ये पूरा एरिया एक मेवाड़ स्टेट होता था। इसका उपनाम था राजपुताना। इसी को लेके फिर राजस्थान का निर्माण हुआ था। इस फोर्ट का बैकग्राउंड है, जब आप विजिट करने आए, ये सेकंड पॉइंट है, इसको कुंभा पैलेस बोलते हैं। वैसे इस फोर्ट के ऊपर 52 राजाओं ने राज किया। बहुत लंबा फेरिस्ट है, पर सबसे लंबा कार्यकाल था महाराणा कुंभा जी का, 1433 से 1468 तक। उनको मॉडर्न राजाओं के नाम से भी जाना जाता है। उनको शिल्प, शस्त्र और शास्त्र, 3 चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञान था। मेवाड़ स्टेट के अंदर टोटल 84 फोर्ट है, उसमें से 32 फोर्ट महाराणा कुंभा जी ने अकेले ने बनाए थे। कुंभलगढ़ का नाम सुना होगा आपने, चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट दीवार उसकी है, वो भी उन्होंने ही बनाया था। ये जो पैलेस है अपन विजिट करने जा रहे हैं, 8th सेंचुरी का बना हुआ, 1200 साल पुराना है। पर इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रिनोवेशन का काम किया था, इसको मॉडिफाइड किया था, वो महाराणा कुंभा जी के कार्यकाल में किया था, इसलिए इसको कुंभा पैलेस बोलते हैं। उस समय जो रॉयल फैमिली होती थी, राजवंश, राजा अपनी फैमिली मेंबर, मेड सर्वेंट, रानियों महारानियों के साथ इस पैलेस के अंदर रहते थे। आम सैनिकों के लिए पूरा गांव बना हुआ था, जहां उस समय इस किले के अंदर 25 से 30 हज़ार सोल्जर एट ए टाइम विद फैमिली रहा करते थे। तो ऐसे अपन एक एक पॉइंट पे चलेंगे। सो भाई जहाँ जहाँ जाएंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे कौन सा क्या चीज़ है, जो भी उसकी हिस्ट्री होगी। तो पहले ये वाला पैलेस कुंभ महल को हम एक्सप्लोर करते हैं। कुंभा पैलेस, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन टाइम था वो 1433 से 1468 तक का था। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो अपन विजिट करेंगे। फिर आएंगे, फिर गाड़ी में बैठ के मीरा मंदिर चलेंगे। तो चलो भाई अंदर चलते हैं। तो ऐसा कुछ है कुंभा पैलेस।
ये है कुंभा पैलेस। सो पहले के जो राजा होते थे सब सूर्यवंशी होते थे, सन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, अपने बेडरूम से उठ के आते थे। ये जो सामने नया कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, इसको सूरज गोखड़ा बोला जाता है, सन बॉल्कनी। उगते हुए सूरज की पूजा करते थे। इन केस जिस दिन सूरज नहीं निकला है, बदल हो रहे हैं, बरसात हो रही है, ऐसी स्थिति में एक 60 kg गोल्ड का आर्टिफिशियल सूरज होता था। उदयपुर सिटी पैलेस देखा आपने, उसके अंदर लगा के रखा हुआ। जब इसकी कैपिटल चेंज की थी तो साथ लेके चले गए थे। उसके बाद सूरज के रथ में जो 7 हॉर्स होते हैं वाइट कलर के, वो सामने बांधे जाते थे। हॉर्स स्टेबल बोला जाता है इसको। इसको नौपत खाना बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगे रहते थे, वर्शिप के समय बजाए जाते थे। ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा था, नीचे ड्रम बजते थे पूजा के समय। उस ज़माने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, कंप्लेन करने का एक अलग तरीका होता था। जो फरियादी होता था घंटी बजाता था और नीचे दरी खाना बना हुआ वेटिंग हॉल, वहाँ जाके बैठ जाता था। कोर्ट चालू होती थी, कैबिनेट पूरा पीछे बैठता था, फरियादी बीच में खड़ा रहता था, राजा वहाँ बैठते थे। उस समय जो फैसला होता था ऑन द स्पॉट, सेम डे सेम टाइम होता था। अभी कोर्टों में लॉन्ग टाइम के लिए केस चलते हैं ना, वैसे नहीं होता था। अपन जिस रास्ते से आए, ये हॉर्स आने का रास्ता है, अच्छा, वहीं से आते थे पूजा के लिए और पूजा के बाद वहीं से एग्जिट हो जाते थे। इस पैलेस का मेन एंट्रेंस इधर आएंगे। तो मेन एंट्रेंस देखते हैं। ये इस पैलेस का मेन एंट्रेंस था। यहाँ से पब्लिक का आना जाना इधर से होता था, हॉर्स का उधर से आना जाना होता था। ये नीचे दरी खाना है सर, वाइट बॉक्स जो पड़ा ना, ये दरी खाना है। फरियादी होता था, कंप्लेंट डाल के नीचे बैठ जाता था। और कभी राजा को कोई अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्टिंग करना रहेगा पब्लिक को, ये जो बाहर निकला हुआ झरोखा देख रहा है ना, यहाँ खड़े होते थे और पब्लिक सामने खड़ी हो जाती थी। यहाँ से अपना अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्टिंग करते थे। उस समय इस पैलेस की जो लंबाई होती थी पर्टिकुलर कुंभा पैलेस की, वो लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे तक होती थी। ये जो छोटी सी दीवार देख रहे हैं उधर लो आप, अंदर जो जंगल देख रहे हैं, ये परेड ग्राउंड होता था। जो सैनिक होते थे उनकी परेड अटेंडेंस काउंटिंग होती थी। ये जितने खंडर देखेंगे, ये राजा के मंत्रिमंडल में जो बैचलर लोग होते थे, अनमेरिड लोग, प्रिंस वगैरह उस साइड में रहते थे। इस दीवार से इधर राजा अपनी फैमिली मेम्बर के साथ रहते थे। इसको जनाना पार्ट बोलते हैं, उसको मर्दाना पार्ट बोलते हैं। ये सामने एक छोटा सा स्टेडियम है, लाइट एंड साउंड का। यहाँ सनसेट के बाद 1 घंटे बाद प्रोग्राम चलता है, उसमें ये पूरा इतिहास दिखाया जाता है। ये ऐसे तहखाने होते थे उस समय, लॉकर्स। राजा के जो गोल्ड ऑर्नामेंट, सिक्के, करेंसी होते थे, वो इसके अंदर भर के रखते थे। इधर आके देखेंगे, ये जो सामने लक्ष्मी जी की प्रतिमा दिख रही है ना, ये 8th सेंचुरी की, 1200 साल पुरानी है। हाँ यस सर। उस समय परजेंट जो किंग होते थे, ये उनका कैंपस होता था। पीछे उनका बेडरूम होता था या उनका कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हॉल होता था। ऊपर जाने की इधर देखो सर, स्टेयरकेस होते थे। अंदर एक छोटा सा टेंपल होता था, उसकी पूजा पाठ करने के बाद ही राजा राजकाज में लगते थे। खजाना हमेशा अपने साथ रखते थे। ये इस पैलेस का उस समय का मास्टर बेडरूम हुआ करता था। मास्टर बेडरूम यहाँ से जाती थी और आती थी, पर जोहर करने के लिए जब जाती थी खुले में ही जाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मैंने सुना था कि यहाँ, तो वो मैंने कहा ना, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, वो ऑथेंटिक नहीं है। तो ये यहाँ पे नहीं, वो जो साथ सबके साथ वो अलग से दिखाऊंगा मैं आपको। पूरा जौहर कुंड होता था, अभी जौहर स्थल हो गया वो। ये तो टनल है, वहाँ स्नान करने के लिए जाया आया करती थी। इस टनल से जाते थे स्नान करने के लिए। आगे गौमुख कुंड स्नान आएगा। करने के लिए। चल, इंडिया में 2 ऐसी जगह है सर जहाँ ऐसे रूइंग फोर्ट देखने को मिलेंगे। कभी आप महाराष्ट्र जाएंगे ना, रायगढ़, शिवाजी संभाजी महाराज की जितने फोर्ट हैं वो सारे ऐसे डैमेज फोर्ट हैं। इधर राजस्थान मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप जी के, उसका मेन रीजन ये है, ये दोनों लोग कभी मुगलों के आगे झुके नहीं थे। उनकी भी आंखों में सलिए डाल दिए थे औरंगजेब ने। छावा फिल्म देखी आपने? तो उनकी भी आंखों में सलिए डाल दिए थे। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी चले गए, घास फूस की रोटी खाते, भील आदिवासी लोगों के साथ रहते, अकबर के आगे कभी झुके नहीं थे। तो दोनों को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। आज भी हमारे इधर जब हनुमान जयंती, रामनवमी पे हिंदू संगठनों के बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, उसमें आधी पब्लिक नारा लगाएगी जय शिवा सरदार की, आधी बोलेगी जय राणा प्रताप की। इट मीन्स दोनों सेम DNA से बिलोंग करते हैं, दोनों को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट मीरा मंदिर। मीरा मंदिर। चलो, तो ये है मीरा पैलेस। चल के अपने गाइड से पूछते हैं इसके बारे में, मीरा पैलेस की हिस्ट्री। ये सर, इसमें इस कैंपस में 2 टेंपल देखेंगे अपन, दोनों उसी पैलेस का एक पार्ट है। उस समय ये जो मंदिर होता था, ये विष्णु भगवान का मंदिर था। विष्णु के जो वराह अवतार है उनका मंदिर होता था। विष्णु भगवान की सवारी जानते हैं हम लोग, गरुड़ जी।
उसका स्टेचू वो बना हुआ उधर डोम के अंदर देखा। 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, उसको रानी पद्मिनी जी नहीं मिले तो उसने यहाँ के ऐसे भव्य 10-12 मंदिर थे वो तोड़ दिए थे। उस समय इस फोर्ट के अंदर लगभग 113 टेम्पल होते थे। जब मुस्लिम हमले होते थे मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे। हिंदू संस्कृति में एक मान्यता होती है, जिस मंदिर का शिखर या प्रतिमा डैमेज हो जाती है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वापस इसको रिनोवेट कराया था महाराणा कुंभा जी ने 1440 के अंदर। 2 कल्चर एक साथ लेके बनाए। उधर देखेंगे आप पीछे उड़ीसा जगन्नाथपुरी के जैसा, आगे सोमनाथ गुजरात के जैसा। अंदर कृष्ण बलदेव सुभद्रा जी की अच्छी प्रतिमा स्थापित की। तब से इसका नाम हो गया कुंभा स्वामी मंदिर। कुंभा ने बनाया था, शाम का मंदिर है। पास में मीराबाई का मंदिर है। संत मीराबाई के नाम से आप वाकिफ होंगे, कृष्ण भक्त मीरा। उनकी भी शादी यहीं हुई थी कुंवर भोज के साथ। महाराणा सांगा जो थे संग्राम सिंह, उनके पहले पुत्र थे वो। मीराबाई का मायका यहाँ से 300 किलोमीटर दूर मेड़ता के पास में कुड़की स्थान है, राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ की थी। मीराबाई के लिए ऐसा बताते हैं कि जब वो 2 साल की थी तब उनकी मदर की डेथ हो जाती है। उनकी ग्रांड मदर के साथ रहती थी। उनकी जो ग्रांड मदर थी वो कृष्ण भगवान जी की परम भक्त थी, यानी टाइम कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मीराबाई जब 10-11 साल की थी, एक बार उनके घर के बाहर से एक बारात निकल रही थी। कोई दूल्हा शादी करने के लिए जा रहा था हॉर्स पर बैठ के। उन्होंने भी अनायास ही अपनी दादी से पूछ लिया कि मेरी शादी किससे होगी। उन्होंने एक छोटी सी गॉड कृष्णा की मेटल की प्रतिमा दी और कहा कृष्ण भगवान जी से होगी। तब से मीरा ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जब उनकी शादी की उम्र होती है, लोक लाज की वजह से उनकी शादी होती है, कुछ समय पश्चात उनके हस्बैंड की बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है और उनके जो देवर थे विक्रमादित्य, वो यहाँ के राजा बन जाते हैं। तो उस पैलेस से आती थी, ये टेम्पल खाली पड़ा रहता था, यहीं बैठ के दिन भर भक्ति भजन करती रहती थी। वो जो छोटी प्रतिमा थी वो दी थी उनकी दादी ने, वो हमेशा अपने साथ रखती थी। इवन जब उनकी शादी हुई तो भी साथ लेके बैठी थी। यहाँ क्या होता था, बहुत सारी लेडीज आती, जेंट्स आते, साधु संत आते, सब एक साथ बैठते भक्ति भजन करते रहते थे। कई बार वो भाव विभोर होकर नृत्य भी करने लग जाती थी। ये बात उनके देवर को अच्छी नहीं लगती। वो कहते इतने बड़े घराने की बहू हो, विधवा हो, जवान हो, अगर ऐसे साधु संतों के साथ, गैर मर्दों के साथ नृत्य करोगी तो अपने कुल को कलंक लग जाएगा। दूसरा, उस समय जो सती प्रथा चलती थी उसका भी पालन नहीं किया, घूंघट प्रथा को भी नहीं मानती थी। 3 मेजर फैक्टर थे, इसकी वजह से उनके देवर हमेशा उससे नाराज रहते थे। कई बार उनको समझाया फिर भी नहीं मानी। एक बार मीराबाई को मारने का प्रयास किया जाता है और मिठाई के साथ जहर दिया था, पॉइजन। हमारे इधर एक लोकल स्वीट बनता है, खीर बोलते हैं उसको, दूध चावल शक्कर मिला के बनाई जाती है। मीराबाई को भी पता चल जाता है कि इस मिठाई के अंदर तो पॉइजन मिला हुआ है। वो मिठाई पहले श्री कृष्ण भगवान जी को भोग लगाती है और मिठाई खा लेती है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। कई बार फुल फ्लावर की जो टोकरियाँ होती है उनके अंदर जहरीले सांप डाल के दिए जाते थे। काफ़ी परेशान किया, काफ़ी प्रताड़ित किया, काफ़ी अत्याचार किया। फाइनली मीराबाई ने बिना बताए ये फोर्ट छोड़ दिया और वापस अपने मायके चली जाती है। पर राजपूतों में एक ऐसी परंपरा होती है, जिस लड़की की एक बार शादी हो जाती है मायके वाले उसे सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। वहाँ पे भी उनको जगह नहीं मिलती है। वहाँ से निकलती है भटकती भटकती मथुरा और वृंदावन होते होते द्वारका चली जाती गुजरात के अंदर। वहाँ जाने के बाद उनको मानसिक शांति मिल जाती है। अब मैं पूरे जीवन भर यहाँ बैठ के कृष्ण भगवान जी की भक्ति करूँगी, मेरे को परेशान करने वाला कोई नहीं है। चित्तौड़ और मेड़ता काफ़ी पीछे छूट गया। पर कुछ समय पश्चात यहाँ खबर आ जाती है कि आपकी बहू तो वहाँ इस तरह की नृत्य कर रही है। तब विक्रमादित्य नाराज हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। दूत और सैनिक ये कह के भेजते कि उसको पकड़ के लाओ और ला के जेल में डाल दो, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगी उसके नाम की कंप्लेन आती रहेगी, अपने घराने का नाम खराब होता रहेगा। दूत और सैनिक उनको लेने के लिए जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है अगर मेरे को लेके जाएंगे तो मेरा क्या अर्थ होगा। ऐसी स्थिति में मीराबाई भागती हुई टेम्पल के अंदर जाती है और कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। मारने वाले भी आप हैं, बचाने वाले भी आप हैं। उस समय कृष्ण भगवान की प्रतिमा के 2 पार्ट होते हैं और मीराबाई का शरीर उनके अंदर समाविष्ट हो जाती है। थोड़े से बाल और एक साड़ी का पल्लू बाहर रह जाता है, उससे आइडेंटिफाई होता है कि ये मीराबाई की साड़ी है। उस समय मीराबाई को जाते हुए बहुत सारे आदमियों ने देखा, पर आते हुए आज दिन तक किसी ने नहीं देखा। इस टाइप की 2 बड़ी सतियाँ हुई थी हिंदुस्तान के अंदर। एक सीता माता हुई थी जो जमीन में चली गई, दूसरी मीराबाई हुई थी जो कृष्ण भगवान के अंदर सह शरीर समाविष्ट हो गई थी गुजरात द्वारका के अंदर। वो जो छोटी प्रतिमा थी उनकी दादी ने दी थी, वो अपने साथ लेके चले गई। कई साल तक ये मंदिर वीरान पड़ा रहा था। अभी 2003 के अंदर ASI डिपार्टमेंट वालों ने इसके अंदर अच्छी व्हाइट कलर की मार्बल की मीरा और कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा स्थापित की। तो जो जहर वो दिया था वो देवर ने दिया था, उनके देवर ने दिया था, विक्रमादित्य जी ने। टेम्पल के अंदर मोबाइल फोटोग्राफी अलाउ नहीं है ना, बाहर से ले सकते हैं। देखिए ये मीराबाई के, इधर आ जाएंगे माता जी, ये मीराबाई के गुरु थे संत रविदास, जिनको रैदास के नाम से भी जाना जाता है। काशी के थे, शू मेकर थे। मीरा ने उनको गुरु बना के रखा था। वो भी कृष्ण भगवान जी के परम भक्त थे। वो जो भजन लिखते थे वही मीराबाई गाती थी। तो उनके फुटप्रिंट बने हुए नीचे चरण पादुकाएं। पहले गुरु जी के चरणों की पूजा करती थी, फिर टेम्पल के अंदर जाती थी।
तो भाई इस जगह से होके आ गए हैं, अभी जा रहे हैं जौहर स्थल जहाँ पे जौहर लिए गए थे 3 बार। हम पहुँच गए विक्ट्री टावर, है ना, विजय स्तंभ हिंदी में। और ये है, इसमें कितनी सीढ़ियाँ बताई थी भैया? मैं शुरू से बताऊंगा तब आ जाएगा। सारा बताएंगे आप, हमारे गाइड लिए हैं तो गाइड बताएंगे तो। यस, देखिए ये है विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं इसको। बनाया था महाराणा कुंभाजी ने 1448 के अंदर। बनाया इसलिए था कि यहाँ एक समय में 2 मुगल शासकों ने एक साथ अटैक कर दिया था। मध्य प्रदेश मांडू फोर्ट के मोहम्मद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह अब्दाली, जिनके नाम से अहमदाबाद शहर बना हुआ। दोनों के पास काफ़ी सेना थी, काफ़ी सैन्य सामग्री थी। महाराणा कुंभाजी के पास सेना भी कम थी और सैन्य सामग्री भी कम थी। यहाँ की युद्ध नीति थी वो बहुत अच्छी थी। 1437 के अंदर इंदौर के पास में एक सहारनपुर जगह है जहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध हुआ था, जहाँ 2 मुगल शासकों को एक साथ हरा के भगाया, उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। उस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए विजय स्तंभ बनाया था। अब आप कैमरा उधर लेंगे। 122 फीट इसका हाइट है, 9 फ्लोर का बना हुआ है। 9 फ्लोर का इसलिए बना है कि पहले के जो राजा होते थे हिंदू संस्कृति में बहुत बिलीव करते थे, 9 ग्रह होते हैं अपने, इसलिए इसको 9 मंजिल का बनाया था। उधर ही रखेंगे। इस टावर के अंदर एक टावर और बना हुआ है जिसके वो अंदर जाने, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। नीचे चैनल गेट देख रहे हैं ना, यहाँ से इसका एंट्रेंस है। 157 स्टेप है, ऊपर 157 सीढ़ी है। इसकी एक खासियत देखो, नीचे से चौड़ा है, बीच में सकरा है, फिर ऊपर जाके चौड़ा हो जाता है। हिंदू संस्कृति में जितने बड़े बड़े देवी देवता है उन सब की प्रतिमा इसके अंदर और बाहर बनी हुई। ध्यान से देखो, 4th फ्लोर पे राइट साइड में गणपति जी की प्रतिमा है, लेफ्ट साइड में सरस्वती है। 6th फ्लोर के सेंटर में देखिए गज लक्ष्मी है, काला काला निशान लग रहा ना, जहाँ दोनों तरफ एलिफेंट है, बीच में लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। ऐसे नीचे से ऊपर देखेंगे सारी प्रतिमाएं दिखने लग जाएगी। ऊपर थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली देखिए आप लोग, विष्णु भगवान का स्टेचू बना हुआ है। इस जीत का श्रेय उन्होंने विष्णु भगवान को दिया और ये टावर विष्णु को समर्पित कर दिया था। इसको बनाने में उस समय 10 साल लगे थे और 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। 90 लाख रुपए का खर्चा इसलिए आया, इसके अंदर चूना और सीमेंट यूज नहीं किया। इंटरलॉकिंग सिस्टम समझते हैं आप लोग, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इसको असेंबल किया हुआ है। ये आज भी हमारे राजस्थान का आइकॉन है। राजस्थान पुलिस देखते हैं कभी, उनकी वर्दी के ऊपर जो फीत लगी रहती है उसके ऊपर विजय स्तंभ का लोगो रहेगा। राजस्थान बोर्ड, यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, मार्कशीट या पर्टिकुलर मेवाड़ क्षेत्र से अगर किसी भी आदमी ने कोई भी अवार्डेड काम किया, उसको अगर यहाँ से अवार्ड मिलता है तो मोस्टली 80% विजय स्तंभ का लोगो या विजय स्तंभ का मोनो कंपलसरी होता है। वर्ल्ड फेम टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ बोलते हैं इसको। तो ये है विजय स्तंभ। देखिए इधर लेंगे, ये जो दीवार देख रहे हैं आप लोग, वो सामने वाली आधी दीवार, ये कुंभा पैलेस का साउथ गेट है जो अपन विजिट करके आए। और ये टेम्पल, ये जो पूरा एरिया है ये उस समय का क्रिमिशन ग्राउंड हुआ करता था, शमशान घाट। नेचुरल डेथ होती थी, जो बैचलर बच्चे होते थे उनको यहाँ जलाया जाता था। सती प्रथा जो होती थी ना, आदमियों के साथ औरतों को जिंदा जलाने वाली कुप्रथा, ये 2 प्लेटफॉर्म देखो इनके ऊपर जलाते थे। राजघराने वाली औरतों को इसके ऊपर जलाते थे, आम सैनिकों की वीडियो को छोटे प्लेटफॉर्म पे जलाते थे। इसके आगे जो ये आदमी इधर लेंगे सर, बोर्ड पढ़ रहे हैं, वो टूटा हुआ टेम्पल, वो कुंभा पैलेस का साउथ गेट, वो दीवार, ये गॉड टेम्पल। यहाँ एक 30 से 40 फीट गहरा गड्ढा होता था जहाँ औरतें जौहर करती थी। लास्ट जौहर यहाँ हुआ था 1568 के बाद कोई जौहर नहीं हुआ था। कई साल तक जब ये वीरान पड़ा रहा था, ऐसी स्थिति में ये फिलअप हो गया था। 1952 में जब ASI डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, उन्होंने इसके एक्सकेवेशन का काम किया था। इसके अंदर से जो राख, मिट्टी, हड्डियाँ निकली, उनका पुरातत्व विभाग के अंदर एक कार्बन डिटेक्टिंग टेस्ट होता है। फिर गवर्नमेंट ने सामने वो ब्लैक कलर का बोर्ड लगा रखा है, ऑथेंटिक रूप से 60 साल से बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ जौहर स्थल। तो तीनों जौहर यहीं हुए थे। राजघराने वाली जो औरतें होती थी उस गेट से आती थी, आम सैनिकों की वीडियो इस गेट से आती थी। सामने एक छोटा सा टूटा हुआ देवी का टेम्पल होता था, उसकी पूजा करती थी। फिर अपने साथ जो छोटे बच्चे होते थे, मिल्क फीडिंग करने वाले या 2-5 साल तक के बच्चे, उनको पहले अपने हाथों से आग में फेंक देती थी, फिर खुद आग में कूद के अपने प्राणों की आहुति देती थी। फर्स्ट जौहर यहाँ किया था 1303 के अंदर रानी पद्मिनी जी ने। उस समय का सबसे बड़ा जौहर था। इसी जगह पे 16,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। आप जो बता रहे हो टनल में 16,000 लेडीज कैसे जौहर करती हो, पॉसिबल ही नहीं है। कई बार अपना भी सेंस अप्लाई करना पड़ता है, देखने से ज़्यादा उन्होंने डाल दिया होगा, लेकिन नहीं कर सकते सर। कहीं ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग जलेगी नहीं, है तो प्रैक्टिकल है ना, साइंस बोलता है उसमें। तो यही जौहर किया था रानी पद्मिनी जी ने।
तो फर्स्ट जोहर यहाँ किया था 1303 के अंदर रानी पद्मिनी जी ने। उस समय का सबसे बड़ा जोहर था। यहाँ पे 16,000 स्त्रियों ने जोहर किया था। उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी पद्मावत, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। रियल स्टोरी ये थी, रानी पद्मिनी जी की शादी यहाँ हुई थी रावल रतन सिंह जी के साथ। उनका मायका सिंगल द्वीप टापू, जिसको श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, वहाँ की थी। जब उनकी शादी यहाँ हुई तो इतिहासकार बताते हैं कि बहुत खूबसूरत थी रानी पद्मिनी जी। उस समय की सबसे ब्यूटीफुल थी। जैसे महाराष्ट्र में बाजीराव मस्तानी थी, उनके कंपेरेटिवली थी। उस समय दिल्ली के बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी, बहुत क्रूर, आक्रामक और अय्यास नेचर के थे। और रानी पद्मिनी जी को लेने के लिए जाते 7,000 सैनिक लेके। अपन लास्ट में विजिट करेंगे सूरजपोल गेट, उसके नीचे एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है, वहाँ आके उन्होंने डेरा डाल दिया था। 2 महीने तक रावल रतन सिंह जी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में कोई वार्तालाप नहीं होती है। तो रावल रतन सिंह जी को बुलाते हैं, एक समझौता करते हैं, भाई मैं दिल्ली का बादशाह हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, मुझे एक बार आपका फोर्ट विजिट करना है, रानी पद्मिनी को देखना है। रावल रतन सिंह जी ने फोर्ट विजिट करने की परमिशन दे दी, रानी पद्मिनी जी को दिखाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि राजपूतों में एक ऐसी परंपरा होती है, अपनी बीवी का चेहरा किसी दुश्मन को नहीं दिखाया जाता है। किले पे लेके आते हैं, पूरा फोर्ट विजिट कराते हैं, तसल्ली से मेहमान नवाजी करते हैं, अच्छी खातेदारी करते हैं। शाम का समय होता है, रावल रतन सिंह जी उसको सी ऑफ करने के लिए उसके खेमे तक चले जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाता अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह जी को वहाँ धोखे से बंदी बना लेता है। किडनैप करने के बाद किले पे खबर भिजवाता है कि अब अगर मेरे को रानी पद्मिनी जी मिलेंगे तो मैं इनको रिहा करूंगा, नहीं तो कुछ समय पश्चात इनकी भी हत्या कर दूंगा। रानी पद्मिनी जी जितने खूबसूरत थे उतने चालाक भी थे। धोखे का बदला धोखा, ट्रीट फॉर ट्रीट। उस समय 2 सेनापति हुआ करते थे, गोरा और बादल, उनको साथ लेके बैठते हैं, एक युद्ध नीति तय करते हैं और खबर भिजवा देते कि मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरे साथ तो मेरी फ्रेंड, मेड, सर्वेंट सब आएगी। आप 700 पालकियों की व्यवस्था करें, पोर्ट पे भिजवा दे, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने जो 700 पालकियाँ भेजी थी, उन सब के अंदर सशस्त्र योद्धा बैठ जाता। करा होते ना पालकी उठाने वाले, वो भी योद्धा थे। 7 से 8,000 आदमी, पूरा लाव लश्कर, हाथी घोड़ा लेके नीचे जाते हैं, वहाँ युद्ध होता है। युद्ध में रावल रतन सिंह जी को बचा के किले के ऊपर लेके आ जाते हैं। गोरा और बादल की वहीं शहादत हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली भिजवा देते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के जीवन की पहली हार थी। इससे पहले कभी किसी के आगे हार नहीं मानी। दूसरा, कुछ भी करके हुक एंड कुक उसको रानी पद्मिनी चाहिए। 3 साल बाद 1303 के अंदर फिर वो इस फोर्ट पर अटैक करता है। उस समय वो 20,000 सेना लेके आता है, क्योंकि फर्स्ट बार जब आया था उसने इस फोर्ट की रेकी कर ली थी, स्टडी कर ली थी, उस हिसाब से सेना लेके आता है और इस फोर्ट को चारों तरफ से छावनी की तरह घेर लेता है। 6 महीने तक इस फोर्ट को घेर के रखता है। खेती सारी नीचे होती थी, अनाज आना बंद हो जाता है। 6 महीने बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि बुजुर्ग और छोटे बच्चे भूख से मरने लग जाते हैं। उस समय रावल रतन सिंह जी फाइनल डिसीजन लेते हैं कि अब युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध हुआ। युद्ध में रावल रतन सिंह जी के साथ लगभग 16,000 सैनिक शहीद हो जाते हैं। केसरिया फ्लैग झुकने के साथ ही किले पे इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अपन ये फोर्ट हार गए। उस समय रानी पद्मिनी जी अपनी स्मिता, इज्जत, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो 16,000 सैनिक शहीद हुए थे, उन सब की वीरांगनाओं को साथ में लिया। यहाँ एक बहुत बड़ी चिता जलाई और 16,000 स्त्रियों ने एक के बाद एक हर हर महादेव का नारा लगाया और आग में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सेकंड जोहर यहाँ किया था 1535 के अंदर कर्णावती जी ने। महाराणा प्रताप जी की ग्रैंड मदर थी। महाराणा प्रताप के ग्रैंडफादर महाराणा सांगा, जिनकी खानवा की युद्ध में मृत्यु हो जाती है 1527 के अंदर बाबर के साथ युद्ध करते हुए। उनका निकनेम सर संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं राणा सांगा के नाम से भी जाने जाते हैं। उस समय उनकी पत्नी कर्णावती बीमार रहती थी। उनके उत्तराधिकारी अयोग्य और छोटे थे, इसलिए उन्होंने सती प्रथा का पालन नहीं किया था। सती प्रथा में 2 टाइप की औरतों को हमेशा छूट रहती थी, या तो कोई बीमार लेडीज है या गर्भवती स्त्री है। ये एडवांटेज उनको मिलने की वजह से उन्होंने सती प्रथा का पालन नहीं करके यहाँ का साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया था। उस समय बहादुर शाह प्रथम ने यहाँ हमला करने की प्लानिंग की थी, तो उसने कई हिंदू राजाओं से मदद की गुहार की थी, कोई तैयार नहीं हुआ था। फाइनली उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, ये गुजरात में था जब, उसने इंश्योर कर दिया था, ठीक है भाई, आपने मेरे को रक्षा सूत्र भेज के अपना भाई बनाया, मैं आपकी मदद करने के लिए आता हूँ। वो अपनी सेना और सैन्य सामग्री लेके आ रहा था। यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर रहा होगा। उसको बहादुर शाह ने एक पत्र लिख के मना कर दिया है कि मैं जिहाद के लिए युद्ध कर रहा हूँ, मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए युद्ध कर रहा हूँ, कृपया आप मेरे बीच में नहीं आए। वो नहीं आया। ऐसी स्थिति में कर्णावती उसके भरोसे बैठ के रह जाती है और ये फोर्ट हार जाती है। उस समय इस फोर्ट के अंदर 13,000 स्त्रियों ने जोहर किया था। फर्स्ट जोहर के अंदर 16,000 स्त्रियाँ थी, सेकंड जोहर के अंदर 13,000, लास्ट जोहर यहाँ हुआ था 1568 के अंदर। इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को। 1565 में इसकी कैपिटल चेंज कर दी थी उदय सिंह जी ने, उदयपुर। अकबर का एक बहुत बड़ा ड्रीम था
एक बार पूरे हिंदुस्तान पे मेरे को साम्राज्य स्थापित करना। कई बार उसने महाराणा प्रताप जी को ऑफर भी दिया था कि मैं आपको आधे हिंदुस्तान का साम्राज्य दे दूंगा, एक बार मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, पर उन्होंने ये पेशकश भी ठुकरा दी थी। सेना की कमी होने की वजह से हल्दी घाटी चले गए थे। वहीं भील आदिवासी, ये घुमक्कड़ जाति के जो लोग होते हैं ना, उनको लेके नया सैनिक संगठन खड़ा कर रहे थे। उस समय अकबर अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए न्यू कैपिटल उदयपुर अटैक नहीं करके उसने ओल्ड कैपिटल चित्तौड़गढ़ पर अटैक कर दिया था। उस समय यहाँ कोई राजा नहीं थे, 2 सेनापति हुआ करते थे, जयमल और फत्ता जी। उनके पास मात्र 7 से 8 हजार सेना थी। अकबर ने बिना बताए 43,000 सेना लेके यहाँ हमला कर दिया था। स्वाभाविक रूप से वो ये फोर्ट हार जाते हैं। उस समय इसी जगह पे 7,000 स्त्रियों ने जोहर किया था। अभी भी इनके वंशज उदयपुर कल आप सिटी पैलेस देखेंगे ना, उसके पीछे उनका रेजिडेंस है। विश्वराज सिंह, लक्षराज सिंह, वो महाराणा प्रताप की डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। 77वां नंबर है उनका। हर साल वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होली के बाद जो फर्स्ट एकादशी आती है ना, 11 बोलते हैं हमारे इधर, उस दिन यहाँ आते हैं। अंदर एक हवन कुंड बना हुआ है, लड़कियां डांस कर रही है ना उसके पास में, वहाँ एक हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पूरे दिन भर वो हवन करते हैं, पूर्णाहुति, श्रद्धांजलि देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उस समय जिन औरतों की, छोटे बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की असमय मृत्यु हो गई थी, उन सब की आत्माओं की शांति के लिए साल में एक दिन ही हवन पूजन होता है। आसपास के राजा रजवाड़ा वाले आते हैं। लगभग 30 से 40 हजार लेडीज और जेंट्स रहते हैं। सारे ट्रेडिशनल ड्रेस में एक मेले जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। उसको जोहर मेले के नाम से जाना जाता है। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी इसके बारे में आता रहता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे जोहर मेला चित्तौड़गढ़, तो उस दिन की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सारी देखने को मिलेगी। अभी इसको प्रैक्टिकल समझेंगे। इधर नेचुरल डेथ होती, उनको जलाते, सतियाँ होती थी। यहाँ से लेके इधर देखिए आप, यहाँ से लेके ये जो टेम्पल देख रहे हैं ना टूटा हुआ, यहाँ से लेके वहाँ तक वो दीवार, गेट, यहाँ एक गड्ढा होता था। वो जो हवन कुंड के बारे में बताया था मैंने, वो सामने बना हुआ हवन कुंड जहाँ हवन होते हैं हर साल। और वो बोर्ड लगा हुआ है। ये पाथवे, रेलिंग, गार्डन वगैरह सब अभी बने लगभग 40-50 साल पहले। यही था मेरा एक कि हाँ जोहर स्थल तो जो जहाँ जब उन्होंने छलांग लगाई थी जी, वो यही पे था ना, बस यही जगह थी। कंफ्यूजन थी कि और अभी ग्राउंड है ना। हाँ, अभी क्या है उसका मैंने आपको पहले क्लियर किया था। लास्ट जोहर हुआ था 1568 के अंदर। ओके जी। फिर ये वीरान पड़ा रहा था 397 साल तक। 1952 के अंदर जब ASI डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, उन्होंने इसके का काम किया था, खुदाई का। इसके अंदर से जो राख, मिट्टी, हड्डियाँ निकली, उनका पुरातत्व विभाग के अंदर एक कार्बन डेटिंग टेस्ट होता है। फिर गवर्नमेंट ने वो बोर्ड लगा के रखा हुआ, 50 साल से वो बोर्ड लगा हुआ था। जब ये पद्मावत रिलीज हुई थी उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी थी और बहुत सारा आदमी बिना गाइड के भी आते हैं। उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ये डिटेल से लिख दिया। तो ये इधर आप वापस एक बार इसको कर लेंगे, उधर लेंगे। ये जो दीवार देखा ना, ये दीवार, ये गेट, वो दीवार, ये टेम्पल और ये गार्डन जहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था 30 से 40 फीट गहरा। अब आप इमेजिन करो सर, इतना गहरा गड्ढा था। ये जो टेम्पल अभी आधा देख रहे हैं ना, ये उस समय हाइट पे दिखा करता था। तीसरा ये समाधीश्वर मंदिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल शमशान में होने की वजह से इसका नाम समाधीश्वर मंदिर है। हिंदुस्तान के किसी भी शमशान में जाएंगे, वहाँ एक टेम्पल, तालाब या नदी जरूर देखने को मिलेगा। इसको बनाया था 11वीं सेंचुरी में, 1000 साल पहले MP के राजा भोज ने, जो भोपाल के पास में धार जिला है, वहाँ के राजा थे। उस ज़माने में कोई लिपि व रिकॉर्ड नहीं होता था कौन सा राजा कब कहाँ गया। तो मेवाड़ के फैमिली फ्रेंड थे। जब भी यहाँ आते, कोई इनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या टेम्पल खड़ा करके जाते कि हिस्ट्री में हमेशा उनका नाम चलता रहे। बहुत उदार और दयालु प्रवृत्ति के थे। उनके लिए कहावत चलती, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, सुनी होगी आपने। 1303 के हमले में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वापस इसको रिनोवेट कराया था महाराणा कुंभा के पिताजी मोक्कल जी ने। इस टेम्पल की एक खासियत है, इसके अंदर एक ही पत्थर है 9 फीट का, जिसके अंदर 3 प्रतिमाएं बनी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो गॉड के आइडल हैं। G फॉर जर्नेट, O फॉर ऑपरेट, D फॉर डिस्ट्रॉय। इसके नीचे स्पोर्ट का एक आइकॉनिक टैंक है, गौमुख कुंड, नेचुरल स्विमिंग पूल है। वो जो टनल देखा अपन ने, वो यहाँ आके एग्जिट होता है। तो गौमुख का मतलब ये होता है गाय का मुंह बना हुआ पत्थर का, उसके अंदर से कई सालों से पानी आता रहता है। हिस्ट्री में कहीं लिखा हुआ नहीं है पानी कहाँ से आता है, पर भौगोलिक कारण ये है कि ऊपर जितने तालाब बने हुए हैं उनके सिपेज का पानी आता है, इंटरकनेक्टेड करके यहाँ गाय का मुंह लगा दिया। इसके ओवरफ्लो का पानी जब आप फर्स्ट गेट चढ़े थे ना, तो एक वाटरफॉल के रूप में गिरता हुआ दिखा होगा, झरने के रूप में। 2 पानी कंटिन्यू चलता रहता है, उसको वाटर रिजर्व टैंक बोलते हैं।
हर जगह की कोई न कोई कहावतें, किस्से, किंवदंतियाँ, लोक मान्यताएं होती है, हिस्ट्री में नहीं लिखी रहती है, लेकिन किसी के साथ शेयर करने से हिस्ट्री में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। अब जो मैं आपको बात बताऊंगा ये ऑथेंटिक रूप से तो कहीं हिस्ट्री में नहीं लिखी हुई है, पर चित्तौड़गढ़ के बारे में एक ऐसी लोक मान्यता है। एक नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुए थे, कई साल तक बैठ के उन्होंने तपस्या की, फिर गंगा माता प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये पानी चलता रहेगा। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में एक ऐसी लोक कहावत चलती है, स्थानीय टोन के अंदर है, थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। गौमुख जरे झरना पड़े, नरभय नाथ की ठोर, बरसों बरस तक कोई तपस्या करे, जब आवे गढ़ चित्तौड़। तो गढ़ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया, रानियों में रानी पद्मिनी जी, बाकी सब पदैया, और राजा में राजा श्री रामचंद्र जी, बाकी सब रजैया। ऐसी यहाँ की लोक मान्यता है। आइए, क्या था रानियों में रानी पद्मिनी, बाकी सब पदैया। पदैया मतलब पदैया में छोटी मोटी रानियां जिनका दासी। कोई वजूद नहीं अच्छा, होता है। अच्छा। टेम्पल देख रहे हैं, उसके नीचे पानी के अंदर एक गाय का मुंह लगा हुआ है, वो पानी कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये नेचुरल स्विमिंग पूल है। और इस कुंड के बारे में एक कवि ने लिखा है सर, वो जो आप बता रहे हो ना, मुझे चार धाम की यात्रा के बाद, हाँ, 4 धाम की यात्रा के बाद यहाँ स्नान करने से वो यात्रा पूरी मानी जाती है। तो एक कविता ने लिखा है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़गढ़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। बहुत बढ़िया। तो भाई जो टनल दिखाई थी जहाँ से रानी पद्मावती जी स्नान के लिए जाते थे, वो यहाँ पे एंड होती है, यहाँ से बाहर आते थे और यहाँ से उनका ड्रेसिंग रूम होता था। हाँ नहीं जी, तो ऐसी है हिस्ट्री। तो ऐसी हिस्ट्री है इस खूबसूरत से दिखने वाले चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। और जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं सारी बता रहे हैं हमें हमारे गाइड। अगर गाइड ना करते तो पता ही नहीं चलता। जो गूगल पे या दूसरों की वीडियोस देख के पता किया है बस उतना बता पाता और उतना ही दिमाग में रहता। कुछ ऐसी ऐसी बातें भैया ने बताई हैं जो नहीं पता थी, और कुछ गलत जो बातें हमारे दिमाग में थी वो भी निकाल दी हैं। क्यों भैया? बिल्कुल सही बात है सर, क्या ना, वो निकलनी जरूरी है। लेना बहुत जरूरी है। हाँ जी। फोर्ट के लिए, और तो ऑथेंटिक गाइड लेना जरूरी। तो इस फोर्ट में आओ तो गाइड तो लो ही लो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तभी फ़ायदा है यहाँ आने का, नहीं तो देख के बस चले जाओगे कोई फ़ायदा नहीं। तो गाड़ी लेके आते हैं और नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं। अभी कहाँ जाएंगे? रानी पद्मिनी का समर पैलेस देखेंगे पानी के अंदर। ओके, सो चलते हैं वहाँ। अभी हम पहुँच गए हैं मेन पैलेस, रानी का जल पैलेस है ये। और यहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पानी के बीचों बीच है। यहाँ से बोट से जाती थी रानियाँ और रानी जाती थी, और उस टाइम पे पंखे एसी वगैरह नहीं होते थे, तो इसलिए ये यहाँ पे बनवाया गया है ताकि उनको गर्मी ना लगे। सो बहुत ही मतलब ध्यान रखा गया था रानी का। तो बढ़िया है, अभी चलते हैं अगली प्लेस पे। सो लेट्स गो। अभी हम रास्ते में रुके हैं सूरज पोल पे, यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं और पूछते हैं यहाँ की हिस्ट्री। कराया था 1935 के अंदर फतेह सिंह जी ने। नया दिख रहा ना, हाँ जी। वो कुंभा प्लेस के अंदर सन बालकनी और ये दोनों एट ए टाइम बने थे। ये जो किले देखते हैं आप लोग, इनको अंकुश बोला जाता है। रात के समय ये गेट बंद हो जाता था तो दुश्मन लोग क्या करते थे, दुश्मनों लोग हाथियों को नशीली दवा खिला के तोड़ने का प्रयास करते थे, तो इनके ऊपर पॉइजन लगा के रखते थे। ठीक है, पॉइजन लगा के रखते थे इनके ऊपर, ये तोड़ने की जो कोशिश करें तो पॉइजन चढ़ जाए। ये है सूरज पोल गेट। सूरज इधर से निकलता है। हिंदू संस्कृति में भी ईस्ट फेसिंग मकान दुकान घर होते हैं, उनको शुभ माना जाता है। 1500 साल पहले जब इस फोर्ट की स्थापना की थी चित्रांगदा मौर्य ने, तो एक ही गेट होता था सूरज पोल गेट। इधर मैनुअल रास्ता है, हाथी घोड़े पालकी चला करते थे उस ज़माने में। ये सारे पैदल होते थे। ये 7 गेट पार करने के बाद इधर कैमरा इधर। ओके, ये नीचे पूरा बैटल फील्ड है जो देखें। भैया इधर आ जाओ थोड़ा सा।
ये सामने पूरा बैटल फील्ड है, नीचे जो देख रहे हैं ये अरावली की हिल्स है सारे। ये साउथ राजस्थान का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से 40 किलोमीटर बाद मध्य प्रदेश की सीमा चालू हो जाती है। पहाड़ के आगे एक छोटा सा पहाड़ देखो, इसको कुंभकर्ण पहाड़ बोलते हैं, जैसे आदमी सो रहा हो। आगे सिर है, पेट है, पाँव दिखा लंबा सा। नॉर्थ में दिल्ली यहाँ से 550 किलोमीटर दूर है। बैटल फील्ड 2 पार्ट में बना हुआ, एक पार्ट के अंदर युद्ध होते थे, दूसरा ये नीचे जंगल देखो, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये गांव बने हुए, ये लोग इसके अंदर आ जा सकते हैं, इसके अलावा किसी की एंट्री नहीं है। ये जो आगे वाला गाँव है ना, ओके। अब नेक्स्ट प्लेस कौन सी? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ चलते हैं, चलो। हम आ गए हैं कीर्ति स्तंभ में, ये सामने, और पीछे जो था हम विक्ट्री टावर, वो बनाया था विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने 1448 के अंदर। ये बनाया था जैन समाज वालों ने। उस समय जैन समाज और राजपूत लोगों के बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती थी, क्योंकि राजपूतों के लड़के 18-20 साल की उम्र में युद्ध कला सीखने चले जाते थे। मैनेजमेंट का काम करते थे जैन समाज वाले। उस समय सामंतशाही चलती थी, कहाँ से कितना लगान आ रहा है, अनाज आ रहा है, वो सारा काम करते थे जैन समाज वाले। तो ये 75 फीट इसकी हाइट है, अंदर जाने आने का रास्ता नहीं है, और जैन सिम्बॉल बने हैं और जैन मंदिर है। आदिनाथ भगवान को समर्पित किया हुआ, 12वीं शताब्दी का बना हुआ। वो जो विजय स्तंभ देखा ना, उसके 240 साल पुराना है। अभी जो स्कल्पचर बने हुए ये किसके हैं? जैन सिम्बॉल है सर, सारे सारा जैन सिम्बॉल है। किधर भी देखो आप चारों तरफ। ठीक है। इसके अंदर एंट्रेंस नहीं है, बस स्तूप है और बाहर टावर से है ना। तो अभी नेक्स्ट, वो उसका नया वर्जन है। नेक्स्ट प्लेस गांव देखेंगे अपन, गांव देखते हो, वहीं से फिर एग्जिट हो जाएगी। सो चलो गांव दिखाते हैं थोड़ा सा आपको, फिर करते हैं एग्जिट यहाँ से। ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर लिविंग एरिया। इसके अंदर म्यूनसिपैलिटी का पूरा वार्ड है। लेफ्ट में लेंगे, 5 से 7 हजार की पॉपुलेशन रहती है। उस समय 25 से 30 हजार सोल्जर इस फोर्ट के अंदर एट ए टाइम रहा करते थे। तो अंदर म्यूनसिपैलिटी का पूरा वार्ड है, अंदर 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, पुलिस चौकी है, सारी फैसिलिटी है। ये चित्तौड़गढ़ लिविंग फोर्ट है। इंडिया के अंदर 2 लिविंग फोर्ट है। कभी आप जैसलमेर जाएंगे, वो भी लिविंग फोर्ट है। एक चित्तौड़गढ़ फोर्ट लिविंग फोर्ट है, जिसके अंदर ये सारे मकान बने हुए हैं। सो भाई चित्तौड़गढ़ का हो गया हमारा टूर, और थैंक यू सो मच भैया, Thank you. अनिल भैया को बहुत बहुत Okay, थैंक sir. यू। Happy journey. गाइड जरूर लेना, और मैं इनका नंबर भी डाल दूंगा नीचे। अगर कभी यहाँ विजिट करने की सोच रहे हो या करोगे तो ज़रूर कांटेक्ट करना। बहुत अच्छे से प्यार से समझाया, बहुत बढ़िया। मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मिलते हैं फिर आपको कभी आएंगे तो। थैंक यू। बाय बाय, मिलते हैं अभी होटल पे जाके। देखते हैं उदयपुर जाना है या यहीं रुकना है, जो भी होगा वो दिखाऊंगा। सो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो भाई फोर्ट से तो काफ़ी टाइम पहले निकल गए थे, पर यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है, खतरनाक जाम हुआ पड़ा है। तो हमने सोचा है कि आज हम चित्तौड़गढ़ में ही रुकेंगे, तो होटल बुक करा लिया। होटल पे जाते हैं, सुबह उदयपुर के लिए निकलेंगे। तो पहले मैं आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ कितना जाम है यार, थोड़ा सा बाहर निकल के। तो ट्रैफिक तो बहुत खतरनाक जाम है। देखते हैं, 3 किलोमीटर सारा है हमारा होटल। यहाँ से अभी कितने मिनट दिखा रहा था? 20 मिनट दिखा रहा है। अगर ये ट्रैफिक खुल जाए तो जल्दी पहुँच जाएंगे, नहीं तो आधा घंटा भी लग सकता है। तो होटल पे जाके मिलते हैं। तो भाई होटल बुक करा लिया, मैं आपको होटल रूम दिखाता हूँ अपना। ये होटल है, ये होटल रूम है ना। और वो भैया आ गए थे ये टॉवल देने, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का व्यू। मम्मी ने देख लिया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ये दरवाज़ा खोल लो, और सामने ही जो फोर्ट, अभी हम जिस फोर्ट से आए हैं चित्तौड़गढ़ की, वही फोर्ट का व्यू है। बहुत बढ़िया लग रहा है। सुबह भी देखेंगे और बढ़िया दिखेगा, है ना? नहीं, रात में लाइटों के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो सुबह डिसाइड करेंगे कि अभी अच्छा लग रहा है कि सुबह अच्छा लगेगा। अभी हम जाएंगे इनके रेस्टोरेंट में, जो रूफ टॉप पे है इनका रेस्टोरेंट, तो वहाँ कुछ खाने चलते हैं और देखते हैं यहाँ के नज़ारे। चलो।